आज चौथा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तथा विधान परिषद। तो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आना तय है। आपका पहला है भारतीय संसद, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो स्टार्ट करते हैं संसद से। पहला टॉपिक तो संसद अनुच्छेद 79। संसद क्या है? संसद जो है संघीय सरकार का विधायी अंग है। मतलब जो संघीय सरकार होता है उसका विधायी अंग है संसद। संसदीय शासन प्रणाली जो वेस्टमिंस्टर मॉडल जिसे बोलते हैं, अपनाने का भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। तो अपने जो संसदीय शासन प्रणाली उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। तो इसीलिए इसका भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व। और ये कहाँ से लिया गया है? तो अगर बात की जाए तो ये जो अपने इंग्लैंड की व्यवस्था है उससे लिया गया है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया और शक्ति आदि का वर्णन किया गया। तो संसद का जो स्टार्टिंग है वो 79 बताया था ऊपर ही, उसमें दिया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनी होती है। तो ये 3 अंग होते हैं। संसद का मतलब हो गया, अगर संसद है तो संसद के 3 पार्ट हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा और तीसरा हो जाएगा इधर लोकसभा। ये 3 पार्ट हो जाएंगे। तो आगे देख लेते हैं। और तीनों का अलग अलग है। जैसे संसद हो गया 79, उसके बाद आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, तो 52 है, वो तो अलग ही हो गया। उसके बाद राज्यसभा 79 ये था, ये 80 हो जाएगा। और लोकसभा हो जाएगा आपका 81 अनुच्छेद। संसद में 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन हमेशा बोला जाता है, और निम्न सदन को क्या बोला जाता है? लोकसभा बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राष्ट्रपति तो कभी भी सदन का सदस्य होता ही नहीं, किसी का भी सदन का, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। क्योंकि जो भी विधेयक बनता है तो सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा के सीमा से पारित होकर फाइनल जब तक राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगेगी तब तक वो कानून नहीं बन पाएगा। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, तीनों से मिलकर ही बनता है, तो अभिन्न अंग हो गया वो। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। तो वही बताया था मैंने। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दिया गया है। राज्यसभा की संरचना को लेकर अनुच्छेद 80 में दिया गया, लिखा है इसमें राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250, 250 मैक्सिमम है। लेकिन प्रेजेंट कितनी अभी वर्तमान में कितनी है? 245 ही है वर्तमान में। इनमें से 238 सदस्य होते हैं वो राज्यों से पूरे चुन लिए जाते हैं। 238 संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जिसमें 12 सदस्य जो आपके हैं वो क्या नाम है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो जाते हैं। तो कितने? 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो जाते हैं। अनुच्छेद 80(1) में दिया गया। तो इसमें कितनी कितनी सदस्य संख्या है ये भी एक बार देख लेते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं इसमें? 250 ये याद रखना है। और 12 सदस्य आपके इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में? कला, साहित्य, ठीक है, समाज सेवा, ये सब हैं, इनके क्षेत्र में चुनता है राष्ट्रपति। 238 आपके राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। देख लेते हैं किससे कितने चुने जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा संख्या यूपी की है। फिर भी एक बार जस्ट देख लेते हैं किसकी। आंध्र प्रदेश में आपके 11 हैं, असम में 7 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, गुजरात में 11 हैं। तो गुजरात और आंध्र प्रदेश में 11-11 हो गए। हिमाचल प्रदेश में 3 हो गए, झारखंड में 6 हैं और केरला में 9 हैं। उसके बाद देख लेते हैं अरुणाचल, इन सब छोटे छोटे राज्यों में 1 है। बिहार में 16 है, इंपॉर्टेंट है। गोवा में 1 है, हरियाणा में 5 है, जम्मू कश्मीर में 4 हैं, कर्नाटक में 12 हैं। उसके बाद एमपी में 11 हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में सही संख्या 19 है। मेघालय में 1 है, नागालैंड में 1 है, उड़ीसा में 10 है, पंजाब में 7 है, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3। उसके बाद यूपी में सबसे ज़्यादा है, 31 है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है। तो अपने यूपी में ही पूछ सकता है। तो संख्या कितनी है? 31 है। राजस्थान में, तमिलनाडु में 18 है। उसके बाद राजस्थान में 10 है, पांडिचेरी में 1 है, दिल्ली में 3 है, मिजोरम में 1 है, मणिपुर में 1 है, पश्चिम बंगाल में आपके 16 हो गए, बिहार में भी 16 हो गए, ठीक है।
फिर तेलंगाना में 7 हो गए। आगे देख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30%। वो राष्ट्रपति के लिए आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए देखो 35 वर्ष हो गई। उसके बाद राज्यसभा के लिए कितनी लिखी है इसमें, 30 वर्ष हो गई। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। 5 कम करते चले जाइए, बस हो गया। उसके बाद राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो राज्यसभा स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए उसे उच्च सदन भी बोलते हैं। स्थायी सदन, उच्च सदन कुछ भी बोल देते हैं इसको, और ये भंग नहीं होता है इसलिए इसको स्थायी सदन बोलते हैं। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 जो होते हैं, 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो हर 2 साल के बाद इसके चुनाव होते रहते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 83(1) में लिखा हुआ, अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, इसका पदेन सभापति होता है। तो वैसे हरेक राज्य का, वैसे हरेक सदन का जो होता है, तो जो भी अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष या सभापति जो भी होगा वो उसी सदन से चुना जाएगा। लेकिन ये उपराष्ट्रपति इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति इससे नहीं चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के नॉर्मली चुनाव होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होते हैं उसी टाइप के उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होते हैं। और ये लेकिन होता है इसका पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। ये इसकी एक यूनिक विशेषता है। तो पूछा भी जाता है, कभी भी क्वेश्चन में आ जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। 89(1) के अनुसार है ये। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों में से अपने एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो उपसभापति होते हैं वो अपने सदस्यों में से को चुन लेते हैं जब ये राष्ट्रपति अवेलेबल नहीं रहता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का होता है, जब उपराष्ट्रपति अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये भाई सभापति, उपराष्ट्रपति सभापति काम करता है। और वेतन भी उपराष्ट्रपति को सभापति का ही मिलता है राज्यसभा के। तो इसीलिए का कि एक उपसभापति होता है, अगर उपराष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो ये उपसभापति फिर सभापति काम करेगा। 89(2) में ये बात कही गई है। अब जो संसद के जो कार्यप्रणाली है, किस किस टाइमिंग है, तो नेताओं की टाइमिंग तो एकदम बेहतरीन है। इसमें तो दिक्कत है नहीं बिल्कुल भी। 11 बजे इनको आना है सदन में, 11 से 12 बजे तक इनको प्रश्नकाल बोलते हैं, जिसे क्वेश्चन आवर बोलते हैं। तो 11 से 12 बजे ये करते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला सेशन रहता है इनका। फिर उसके बाद 12 से 1 वाला शून्यकाल बोला जाता है, जैसे 12 से 1 में जिसमें कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, उस पर क्वेश्चन उठ गए, उसी टाइप के क्वेश्चन उठते हैं शून्यकाल में, पूछ सकते हैं आप। फिर उसके बाद 1 से 2 इनकी लंच टाइमिंग रहती है, तो इनका वहीं लंच होता है। उसके बाद 3 से 5 जो रहती है वो रहती है आपकी राज्यसभा की। 5 बजे तक ही राज्यसभा मैक्सिमम चलती है, और 6 बजे तक आपकी चलती है लोकसभा। तो लोकसभा की 1 घंटा टाइमिंग एक्सटेंडेड है, बाकी राज्यसभा तो 5 बजे तक ही चलनी है। तो 3, 4, 5 ये हो गए आपके, और लोकसभा में हो गए 2 से लेकर 6 बजे तक, बस उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है। इसी में विधि निर्माण या विधेयक पारित जो भी करना होता है वो हो जाता है इसमें। वर्तमान राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो कौन से, हरिवंश नारायण सिंह हैं। तो ये करंट क्वेश्चन भी है, हरिवंश नारायण सिंह हैं इसके उपसभापति। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होने पर पद त्यागने और पद से हटाए जाने, मतलब अनुच्छेद 90 में दिया गया है कि उपसभापति कैसे हटाए जाएंगे या कैसे वो त्याग पत्र देंगे, जो भी है। यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता, अगर वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो अपने पद को रिक्त कर देगा। राज्यसभा का सदस्य नहीं तो वैसे ही कर देगा रिक्त। उपसभापति सभापति को जो अपना संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद को, मतलब अपना जो है वो त्याग पत्र किसको दे सकता है, सभापति को दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाए जाने की सूचना जो राज्यसभा द्वारा दी जाती है 14 दिन पूर्व ही देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो एक बहुमत पारित किया जाएगा तब पहले, लेकिन 14 दिन पहले वो देना पड़ेगा उनको, राज्यसभा को। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प अगर विचाराधीन है तो वह पीठासीन का मतलब होगा वो अध्यक्ष नहीं बन सकता, अगर ऐसा कोई है हटाए जाने का संकल्प पारित है तो। उसके बाद राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, राज्यसभा की 3-4 विशेष शक्तियाँ हैं, इनमें स्पेशली 249 और 312 दो इम्पोर्टेंट है। तो राज्यसभा उपस्थित जो टोटल प्रेजेंट लोग हैं और वोटिंग वाले जो लोग हैं, मतलब उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 यानी 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची का, अगर राज्य सूची कोई विषय, राज्य सूची का कौन से विषय जो लोक महत्व का हो, मतलब राष्ट्रीय महत्व का हो, किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व
का घोषित कर उस पर संसद कानून बना सकती है, अनुच्छेद 249 में ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 249 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार कानून मात्र 1 वर्ष के लिए, तो जो कानून बनेगा वो सिर्फ, तो ये क्या है, राज्य सूची के विषय पर तो कानून, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य कानून आना चाहिए रूल के हिसाब से। लेकिन अब बना रही है कौन, केंद्र बनाएगी, राज्यसभा के केंद्र का पार्ट है तो वो, लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व का अगर मुद्दा है तो उस पर बनाएगी राज्य सूची को। 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, फिर ये लोकसभा में जाएगा, लोकसभा द्वारा पारित हो जाएगा और फिर ये इस पर बन जाता है। 1 वर्ष के लिए रहता है ये प्रभावी, लेकिन अगर चाहे तो 1 वर्ष पारित करके इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो 249 याद रखिएगा। एक दूसरा वाला 312, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। तो राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत इसमें पारित करके अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा कौन कौन सी होती हैं, IAS और IPS और IFS 3 होती हैं। IFS 1 सेवा वाला है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए, तो ये कौन सा होता है, जो अगर लोकसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया तो वो राज्यसभा में सिर्फ 14 दिनों के लिए रहता है और इनको कुछ पावर नहीं होती है इसमें। धन विधेयक के मामले में भीतर वापस नहीं किया तो उसे अपने आप पारित समझा जाता है। राज्यसभा उसमें किसी प्रकार संशोधन नहीं कर सकती है। राज्यसभा गठन जो होगा था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, आया हुआ है एक और कोशिश के बाद, तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को, तो 1952 में आपको याद रखना है कि गठन हुआ था। ठीक है। उसके राज्यसभा वर्ष में कम से कम 2 बार हर एक ही सदन होना चाहिए, 2 बार, और मैक्सिमम 6 महीने का इनमें से गैप अधिक नहीं होना चाहिए। बस ये इसमें बात कही गई है। आगे देख लेते हैं लोकसभा। ठीक है। तो अनुच्छेद 81 में इसके बारे में दिया गया, अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है। लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है और इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, 530 + 20 + 2, तो इसमें दिया नहीं गया है लेकिन तो हम बता रहे हैं आपको। 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन इसमें चुन लिए जाते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं वो। 530 आपके राज्य से हो गई और 20 हो गई आपकी केंद्र शासित प्रदेश जो UT होते हैं उनसे। ध्यातव्य है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष यानी 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तथा लोकसभा और विधानसभाओं के नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों को 25 जनवरी 2020 समाप्त कर दिया गया। तो अच्छा, इसमें अभी ये संशोधन हो गया है, चलो लेटेस्ट इसमें दे ही दिया गया है। तो अभी इतनी बची है, 530 + 20 ही बची है। 2 जो थे अखिल भारतीय, जो आंग्ल भारतीय थे, तो उनको ख़त्म कर दिया गया है। मैंने गलत बताया था, इसमें लिख दिया गया ये लेटेस्ट जो संशोधन हुआ उसमें भी। तो इसमें 104वें संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, उसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा विधान में जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के लिए जो आरक्षण था वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा के अब 2030 तक हो गया है। और लोकसभा विधानसभाओं के नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो था 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका 25 जनवरी 2020 से ख़त्म भी हो गया है, मतलब जो 2 आंग्ल भारतीय चुने जाते थे वो। तो अभी टोटल 585 रह गई है संख्या। एक बार देख लेते हैं कि किस राज्य को कितनी लोकसभा की सीटें मिली हुई हैं, इनसे क्वेश्चन फंस जाता है। तो सबसे ज़्यादा अपने UP की हैं, बाकी एक बार सारे राज्यों को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 25 हैं, असम की हैं 14, छत्तीसगढ़ की 11, गोवा की 2, हरियाणा की 10 हैं, जम्मू कश्मीर की 5 है, कर्नाटक की हैं 28, अरुणाचल प्रदेश की 2 हैं, बिहार की 40 हैं, तो बिहार की इंपॉर्टेंट है 40 ज़्यादा रखनी है, गुजरात की 26 हैं, हिमाचल की 4 हैं, झारखंड की 14 हैं, केरल की 20 और मेघालय की 2। उसके बाद देख लेते हैं कर्नाटक की आपकी हो गई 28, महाराष्ट्र की 48 इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की 29, नागालैंड की 1, पंजाब की 13, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39 है, उत्तर प्रदेश की 80 हैं और बिहार की कितनी है 40, याद रखनी 40। बिहार का जस्ट दूना है UP। पश्चिम बंगाल की 42 इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार की 1 है, उत्तराखंड की 5 है, त्रिपुरा की 2, तेलंगाना की 17, राजस्थान की 25, उड़ीसा की 21, मिजोरम की 1, मणिपुर की 2, मेघालय की 2। उसके बाद संघ शासित प्रदेश की देख लेते हैं, दिल्ली की 7 हैं, बाकी सबकी 1-1 है। दादरा और नगर हवेली और दमन दीव दोनों मिला के अब 2 हो गई हैं, पांडिचेरी की 1 है, लद्दाख की 1 बढ़ गई है।
आगे देख लेते हैं। तो आगे इसमें दिया गया अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्यों और संघराज्य क्षेत्रों में चुने गए ऐसे रीत से जो संसद द्वारा उपबंधित करें चुने हुए 20 अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो मतलब 530 आपके हो गए राज्यों से आएंगे सदस्य और 20 जो आएंगे आपके यूटी से आएंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनसे आएंगे, लेकिन पूरे यूटी से आ नहीं पाते हैं क्योंकि सीटें उतनी पूरी भर नहीं पाती, तो वो बच जाते हैं। इसलिए 84वीं संविधान संशोधन 2001 के प्रावधानों के अनुसार बस 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये 1971 की जो जनगणना है उसी के आधार पर इनका जो जनसंख्या के आधार पर वितरण हो रखा है। और ये 84वीं संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, उसमें 2026 तक जो है सीटों में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, सेम सीटें रहेंगी। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है, क्योंकि इसमें क्या है कि 13 जो सदस्य हैं इसमें से 524 राज्यों से हैं तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, तो इसीलिए इसमें 543 हो रखी है। देख लेते हैं आगे। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण भी दिया गया है, तो 80 सीटें जो अनुसूचित जाति वाली हैं वो 84 हैं। SC वाली कितनी हो गई? 84 हो गई, और ST वाली हो गई आपकी 47। ये अनुच्छेद 330 में ये बात कही गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये। तो SC वाली हो गई आपकी 84 और SC वाली आपकी हो जाएंगी 84 और ये हो गई आपकी ST वाली 47 अनुच्छेद 330 में। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। जो 18 वर्ष के लोग होते हैं वोटिंग करते हैं, गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्यों के लिए आवश्यक 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर ना हो। विधेयक के कितने कितने टाइप के विधेयक होते हैं तो इसमें बताया गया है, टाइप्स ऑफ विधेयक। पहले एक तो साधारण विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, वित्तीय विधेयक हो गया और विशेष विधेयक हो गया। तो वित्तीय 2 टाइप के होते हैं आपके, वित्तीय विधेयक 1 हो गया, वित्तीय विधेयक 2 हो गया। स्पेशल में आते हैं संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन में 2 टाइप के होते हैं, एक संघीय होता है, एक गैर संघीय होता है। संघीय में राज्यों की सहमत आवश्यक होती है, संघीय विधेयक होता है उसमें। लोकसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन होता है, क्योंकि ये भंग हो सकता है कभी भी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। लोकसभा कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष का होता है, बाकी सबका मोस्टली 5 वर्ष का ही होता है। अब जैसे अगर कॉपी करना है तो जो लोकसभा, ठीक है, ये आपकी विधानसभा से मैच हो जाएगी और राज्यसभा वो विधान परिषद से मैच हो जाएगी। उसके बाद आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। अगर आपातकाल आ गया है तो 1 बार में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, ये बताया गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के पास सामूहिक रूप, जो मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के पास सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उसके बाद लोकसभा में जो कोरम या गढ़पूर्ति कुल सदस्य 1/10 यानी कि 55 सदस्य हो जाएंगे। मतलब टोटल अगर बैठक हो रही है तो मिनिमम 55 सदस्य अगर कम आ रहे हैं तो बैठक अमान्य हो जाएगी। ये गढ़पूर्ति या कोरम 1/10 होनी ही चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसी के जो सदस्य होते हैं उन्हीं की वोटिंग के आधार पर उनको चुना जाता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार दिया गया, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो बाद में बनते हैं। पहले तो एक लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लेते हैं, उसके बाद उनमें से ही चुन लिए जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष जो होता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। तो जो लोकसभा में तत्कालीन जितने भी सदस्य हैं समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित कोई हो गया तो उसके द्वारा हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देनी है, तो 14 दिन पूर्व पहले सूचना देनी होती है, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद अन्य तथ्य क्या करवाते हैं? अनुच्छेद जो 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है।
और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको राष्ट्रपति देखता है, मतलब वो करेगा, लेकिन अध्यक्षता उसकी कौन करेगा? लोकसभा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही उसकी अध्यक्षता करेगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की। यह अनुच्छेद 108 में दिया गया है कि संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118 में ये बात कही गई है। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो पावर है वो लोकसभा अध्यक्ष के ही पास होती है। धन विधेयक उसको करना है या नहीं करना है, उसको लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उसका क्या कार्यकाल रहा है। तो पहले वाले याद कर लो, जीवी मामलकर थे, और लोकसभा जो हुई थी 15 मई 1952 को हुई थी, तो जीवी मामलकर पहले वाले थे। फिर M.A. अयंगर, ओम सिंह, एन संजीव रेड्डी, एक और जैसे देख लो G.S. ढिल्लन, बलिराम भगत, K.S. हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज पाटिल, P.S. संगमा, G.M. बालियोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार मोहतर में अभी प्रेजेंट में है ओम बिड़ला 2019 से अब तक। आगे देख लेते हैं। प्रथम लोकसभा कार्यकाल करना था, ये भी 52 में हुई थी। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों 52 में ही स्टार्ट हुई थी। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही थी। जब लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष होते G.V. मामलकर और उपाध्यक्ष M.A. अयंगर थे। पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार थी। तो पहली महिला कौन थी? मीरा कुमार। सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र मल्काजगिरी, तेलंगाना, सबसे अधिक मतदाताओं वाला है इसमें। तेलंगाना तो सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र आपका लक्षद्वीप वाला है। ठीक है, कौन सी मतलब बड़ी सीटिंग में कितनी ज़्यादा है, तो मल्काजगिरी तेलंगाना का सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र जो है वो लद्दाख है। सबसे छोटा जो चांदनी चौक दिल्ली वाला है वो है। फिर राज्य की विधायिका देख लेते हैं। विधायिका का भी सेम ही 3 पार्ट होते हैं। इसमें राज्यपाल हो जाएगा आपका, देखो दिया भी है इसमें। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन जो होते हैं आपके विधानसभा और अथवा 2 सदन, जैसे किसी की बाकी जो 7 राज्यों में है वे 6 दिखाए गए इसमें। तो उसमें विधानसभा, क्योंकि 7वां तो गायब हो गया ना जम्मू कश्मीर, इसलिए तो 6 बचे हैं। 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनाता है। तो इनका क्या है, गठन का भी सेम है जो राज्य विधायिका होती है उसका। जैसे यहाँ हो गया राज्यपाल, आपका राज्यपाल हो गया, उसके बाद विधानसभा हो गई, और इधर हो जाएगी विधान परिषद। देख लेते हैं कौन कौन से 6 में बची है आपकी। तो 6 में बहुत सिंपल है। यूपी के बगल में आप कर लो याद इसको, बिहार, यूपी के बगल वाला बिहार। उसके बाद आपका हो जाएगा आंध्र और तेलंगाना, 4 हो गए। उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र, 6 हो गए। यूपी, बिहार, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। किस में कितना कितना है सीटों का, तो एक बार देख लो। सबसे ज़्यादा यूपी में 100 सीटें एक्जैक्टली विधान परिषद की, और यही इंपॉर्टेंट है चीज़ होने का, बाकी याद करने की ज़रूरत है। इन्हें बिहार में अगर करनी है तो देख लो 75 है। उसके बाद विधान परिषद देख लो। विधान परिषद, अब विधान परिषद सिर्फ 6 ही जगह है, 6 राज्यों में, याद रखनी है आपको। अनुच्छेद 169 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। तो संसद क्या कर सकती है? विधान परिषद का गठन भी कर सकती है और विधान परिषद का विघटन कर सकती है। कौन करेगा? संसद। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा, तो ये किसके अनुमोदन में होता है? जो जिस राज्य को विधान परिषद बनवानी है वो उस राज्य की विधानसभा के द्वारा इस संबंधित संकल्प को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित, जो टोटल बहुमत है, और उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनके कम से कम 2/3, मतलब अगर जो उपस्थित और मत देने वाले लोगों को 2/3 बहुमत से पारित कर दें तो क्या हो जाएगा, और वो संसद के पास भेजेंगे, संसद विधान परिषद का गठन कर सकती है। और ख़त्म भी ऐसे ही होता है ये। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ये विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के जो टोटल सदस्य हैं उनसे 1/3 से कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। इससे अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है। 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती, मतलब तो ये 1/3 और ये 40 से अगर कम है तो विधान परिषद मतलब नहीं होनी चाहिए। और विधान परिषद का वही है जो आपका रहता है न्यूनतम आयु सीमा 30 साल। ठीक है, 30 साल किसकी भी बताई हमने? राज्यसभा की। उसके बाद विधान परिषद एक क्या है? स्थायी
सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अपना मतलब अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं हर 2 साल बाद। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसमें भी नहीं होता है राज्यसभा में, इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 जो होते हैं सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय के निर्वाचक होता है, मतलब जो स्थानीय निकाय के निर्वाचक होते हैं वो 1/3 करते हैं। उसके बाद 1/3 कौन करता है, तुम्हारे जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुन लिए जाते हैं। 1/12 सदस्य जो माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष के शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों के द्वारा, और 1/12 ही आपके जो स्नातक होते हैं 3 वर्ष से स्नातक की उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। और शेष जो बनवाई सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो आपके वही कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में इनको विशेष अनुभव रखते हैं। वही विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति चुन लेते हैं और एक उपसभापति चुन लेते हैं। विधान परिषद सभापति और उपसभापति एक दूसरे से संबोधित करके अपना त्यागपत्र, मतलब सभापति उपसभापति को देगा अपना त्यागपत्र और उपसभापति सभापति को देगा। सभापति और उपसभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करके उनके पद से हटाया जा सकता है, परंतु इसकी सूचना की अगर कुछ भी काम करना है इसमें तो 14 दिन पहले उस चीज़ का आशय आपको पारित करवाना होगा, तभी वो सूचना लिखित सूचना देनी होती 14 दिन पूर्व। अब विधानसभा देख लेते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 170 वो 169 क्रम इनका रहता है, 169 हो गया वो, ये 170 होता है विधानसभा। विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है इसका। विधानसभा मतलब जस्ट लाइक लोकसभा, उसमें भी सेम 25 वर्ष होती है जो इनकी न्यूनतम आयु सीमा होती है सदस्य बनने के लिए। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है, वही जो संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री है वो अगर बताएगा तो, या कुछ और हो रहा है तो उसकी वजह से राष्ट्रपति शासन टाइप ऐसा कुछ है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो वही वयस्क मताधिकार इसमें होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है इसका चुनाव। उसके बाद प्रत्येक राज्य विधानसभा के अधिकतम 500 तथा न्यूनतम मतलब मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में से कम भी है, अपवाद स्वरूप भी चलता है। अपवाद स्वरूप गोवा इसमें दिया गया, मिजोरम जिसमें 40 मतलब गोवा और मिजोरम में 40 था, सिक्किम में क्या 32 ही हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या है। तो गोवा मिजोरम में 40 हैं और सिक्किम में 32 हैं। बाकी एक बार देख लेते हैं किस राज्य में कितनी है। सबसे ज़्यादा यूपी में, बाकी किस में कितनी है और किसकी अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्यों की संख्या है। आंध्र प्रदेश में आपकी विधानसभा की है 175, तेलंगाना में 119, अरुणाचल में 60, असम में 126, बिहार में 243 है, बिहार में 243 है, सामान्य के लिए 203 है, अनुसूचित जाति के लिए 38 है इसमें और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। उसके बाद इसमें देख लीजिएगा आप एक बार लिस्ट को, ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना है इम्पोर्टेंट। हाँ, महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र का 288 है, इसमें 234 जनरल है, 229 ये SC वाले हैं, ये ST वाला डेटा है 25। उसके बाद इसमें एक बार जस्ट आप देख लीजिए, यूपी का देख लेते हैं अपना 403 है, इसमें 317 जनरल के लिए, 84 है आपका SC के लिए और 2 है आपका ST के लिए, तो ये 86 ये सीटें हो गई, 317 हो गई, 403 टोटल सीटें हैं। उत्तराखंड का 70 है, उत्तराखंड का एक बार देख लो बगल वाला, उत्तराखंड है 55, आपकी जनरल वाली 13 और 2 ये हो गई। पश्चिम बंगाल की 294 है, 210 हो गई, 68 16। आगे देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का, इसमें दिल्ली का देख लेते हैं डेटा, जम्मू एवं कश्मीर 83 24 है। उसके बाद जम्मू और ये लद्दाख वाला है, दिल्ली में 70 हैं आपकी, 58 है, 12 है, ठीक है, क्योंकि इसमें ST कोई सीट नहीं है दिल्ली के लिए सीट है। पांडिचेरी में 30 हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पाक अधिकृत POK में चली गई, आरक्षित रखी गई थी, 1 सीट संघ बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरक्षित है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वही सेम विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष होता है, अपने सदस्यों में से चुनते हैं, कोई धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। उसके विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी विषय पर सामान्यतः मतदान नहीं करता है। वैसे नॉर्मली क्या है, विधानसभा अध्यक्ष नहीं करेगा,
अपना मतदान। लेकिन अगर बराबर वोटिंग हो रही है, परंतु अगर मत बराबर होते हैं तो वह निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोटिंग देता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर द्वारा लेखपत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, मतलब एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं वो। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्यतः बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु जो ये 14 दिन की सूचना पहले पूर्व देनी पड़ेगी, फिर वो बहुमत करके वोटिंग डलवा के और उनको हटाया जा सकता है। विधानसभा की बैठक के लिए गढ़पूर्व यानी कोरम 1/10 होता है, हर एक में कोरम जो होगा 1/10 ही रहेगा। विधानमंडल की कार्य और शक्तियाँ क्या क्या होती है? विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है, और ये 249 में उसमें आपको राज्यसभा का स्पेशल अधिकार दिया गया है। अदरवाइज अपने ये राज्य सूची विषय पर खुद इनको पावर होती है और ये कानून बनाते हैं। विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार होता है, समवर्ती सूची पर भी बनाते हैं, परंतु इस बनाए गए कानून को का संसद द्वारा निर्मित कानून से विरोधाभास अगर उत्पन्न हो गया है तो उसकी स्थिति में होने पर संसद द्वारा बनाया जाता है। और इसमें आगे देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसमें पावरफुल कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र का ही रहता है। अगर विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य के वित्त मंत्री द्वारा राज्य का वार्षिक लेखा जोखा जो होता है विधानमंडल के सम्मुख सदन के पटल पर रखा जाता है। तो जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें रखा जाता है, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा होता है, जो जिसको बजट बोलते हैं, वार्षिक लेखा जोखा, वो विधानमंडल के सम्मुख रखा जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक सबसे पहले, ये बिल्कुल क्लियर रूल होता है, उसमें भी लोकसभा में ही धन विधेयक को रखा जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भी विधानसभा में ही धन विधेयक को सबसे पहले रखा जाता है। धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात ही विधान परिषद में पारित होने के लिए भेजा जाता है, और वही 14 दिन की टाइमिंग उसमें भी इसमें भी मिलती है, भीतर विधानसभा को वापस नहीं किया सकता है। उसे धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता था। वही ये 14 दिन की पावर होती है, जैसे उसमें राज्यसभा होती है तो इसमें विधान परिषद होती है, और इसको बाद इसको राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि वो पूर्व अनुमोदन के द्वारा आता है तो ऑटोमेटिक पास हो ही जाता है वो। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं, विधानसभा वाले। आगे देख लेते हैं, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया। हाँ, विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य होते हैं वो आपके विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं। बस इतना ही है इसमें।